वेलकम टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके बीच एमसीक्यू ऑफ हिंदी सेट 2 लेकर के उपस्थित हूं। दोस्तों, सेट 1 अगर आपने नहीं देखा है हिंदी का तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जा करके आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि मैं अपने सेट में उन्हीं क्वेश्चंस को जगह देता हूं जो आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को जगह देता हूं। अगर मैं 100 क्वेश्चंस आपके बीच में रखूं जिसमें 75 क्वेश्चन सिंपल हो और 25 क्वेश्चन इस तरह का हो, तो वो थोड़ा ज़्यादा गैदरिंग मुझे समझ में आता है। इसलिए मैं अपने सेट में इस तरह का काम करता हूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो उसी को जगह दूं। तो चलिए, ये भी सेट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो टेट का एग्जामिनेशन हो या सीटेट का एग्जामिनेशन हो या फिर बीपीएससी की अपकमिंग वैकेंसी हेडमास्टर हेड टीचर का एग्जामिनेशन हो। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? 4 ऑप्शन, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारोपीय या चीनी तिब्बती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारोपीय। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से या वैदिक संस्कृत से? तो सही जवाब है दोस्तों अपभ्रंश से। इस आप टिक लगाएं, अपभ्रंश में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? मैं आपको यहाँ पर पूरा क्लियर बताऊंगा स्वर संधि के कितने भेद हैं, लिखित रूप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 कौन कौन है वो आप नोट कर सकते हैं। स्वर संधि के भेद जो हैं वो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ध्यान दीजिए, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। 4 ऑप्शन, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पाली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी शुद्धि नहीं है? अध्ययन गलत लिखा हुआ है, आगामी गलत लिखा हुआ है, उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है। तो दोस्तों, उज्ज्वल जो है ज संयुक्त होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर हम लोग कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, लंबाई, श्याम, घर, सभा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, लंबाई भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा आप बचपन से ही पढ़ते आते हैं, लेकिन ये अक्सर आपको कंफ्यूज करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है? ध्यान दीजिए, जातिवाचक से भाववाचक। बुढ़ापा, कठोरता, सजावट, अपनापन। देखिए, यहाँ जातिवाचक बूढ़ा होता है तो उसका क्या बनेगा? बुढ़ापा बनेगा। क्या? भाववाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कर्म कारक है? पेड़ से फल गिरा, मैंने हरि को बुलाया। लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपए देता है। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, तो को कहाँ है? मैंने हरि को बुलाया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? मैं दोस्तों यहाँ पर आपको अकर्मक सकर्मक का परिभाषा सहित बता रहा हूँ। पहले ध्यान दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया, दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्यों है श्याम सोता है? तो देखिए यहाँ पर इसका परिभाषा आप जान लें, अगर आप भूल गए होंगे तो इसे पढ़ लें। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया कर्मक क्रिया कहलाती है। सोता कौन है? श्याम। श्याम क्या है? कर्ता। इस क्रिया में कर्म का अभाव है, कर्म कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है श्याम खाट पर सोता है, ऐसा कहीं नहीं है। जैसे श्याम पढ़ता है, ये भी एक है। यहाँ पर भी देखिए, श्याम क्या पढ़ता है, तो बुक का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, किताब। इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर ही पढ़ रहा है, इसलिए पढ़ता है अकर्मक क्रिया, वैसे ही सोता है अकर्मक क्रिया। चलिए सकर्मक क्रिया को भी एक बार देख लेते हैं। तो जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी है, जहां पर कर्म हो जाएगा, अब सीधे सीधे उसे सकर्मक में टिक आउट कर दीजिएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देने की बात है। इसीलिए मैं आपको
जब भी आपके बीच में एमसीक्यू लेकर के आता हूं तो पूरा डिटेल में आपको बताता हूं। जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, ये अगर आप याद रखिएगा तो सकर्मक से रिलेटेड जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे क्लियरली आप उसे टिक आउट कर लीजिएगा। उदाहरण, हरीश फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है? फुटबॉल। यहां पर फुटबॉल क्या है दोस्तों? तो कर्म है, और कर्म के साथ हो तो सकर्मक क्रिया। नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा में कौन सा समास है? पहले सेट, जो हिंदी का पहला सेट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, उसमें मैंने आपको पूरा समास पढ़ाया है। तो यहाँ पर जो पहला है ऑप्शन तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, कर्मधारय समास है महात्मा। कर्मधारय समास के बारे में यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। जिसका पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है। तो आप इसे देख सकते हैं महात्मा को, इसका पहला पद जो है दोस्तों महा, वो विशेषण है, और आत्मा क्या है? तो वो विशेष से है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्यान दीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो अक्सर आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी वर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन, शब्द समूह को, वर्ण के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं कि भक्ति काल को 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल किसने कहा? मैं इस तरह के भी क्वेश्चन को इसमें संलग्न किया हूं क्योंकि हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, भक्ति काल को 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर ग्रियर्सन ने। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। झूठा सच उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? लेखक अक्सर क्वेश्चंस इस तरह का जो लेखक से आते हैं क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार, श्रीलाल शुक्ल, इलाचंद जोशी, यशपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कौन होंगे? यशपाल हैं। किसके? झूठा सच उपन्यास के लेखक। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का प्रमुख पात्र हैं, कौन है? तुलसीदास, कालिदास, सूरदास या आनंद। इसका सही जवाब है कालिदास। 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव तत्सम पहले सेट में मैंने बताया है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर 4 ऑप्शन, मधु, मधुकर, भ्रमर, भंवरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक बार फिर मैं यहाँ बताता हूँ। तद्भव और तत्सम क्या होता है? तत्सम वह होता है जो सीधे सीधे संस्कृत से ले लिए जाते हैं, और तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत से दूसरे भाषाओं में जा कर के उसे अलग तरह से लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग हाथ को हस्त लिखते हैं और हिंदी में हम क्या लिखते हैं? हाथ लिखते हैं। तो संस्कृत में हस्त है लेकिन हिंदी में बदल गया उसका भाव हाथ। तो ये जो है ना, ये हो गया तद्भव, और सीधे सीधे जब संस्कृत से ले लें तो वो तत्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो तत्सम से है। गंवार का तत्सम शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द है दोस्तों ग्रामीण। क्या है? ग्रामीण। अब ये मत सोच लीजिए कि मूर्ख होगा, मूर्ख जो है वो संस्कृत भाषा से नहीं आता, इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो ग्रामीण होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चार पाई शब्द है, ऑप्शन ए यौगिक, बी योग रूढ़, सी रूढ़, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है योग रूढ़। तो आपके मन में जरूर सवाल उठ रहा होगा, योग रूढ़ किसे कहते हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 शब्दों का मेल है यहाँ, चार और पाई। चार मने संख्या, पाई मने रुपया पैसा, वो अलग अलग है लेकिन एक साथ मिला तो खाट हो गया चार पाई। तो यही है योग रूढ़।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, महावार किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन 4 हैं, महावार, प्रतिमा, मंगलवार या महावत। इसका सही जवाब है, देखिए पर्यायवाची से क्वेश्चंस आते हैं और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रतिमा। 20 क्वेश्चन कहता है, महादेवी वर्मा किस आधुनिक काव्य धारा से संबंध रखती है? ऑप्शन ए षड्होत्री, बी प्रगतिवाद, सी छायावाद या डी प्रयोगवाद। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छायावाद। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, आधुनिक काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी जयशंकर प्रसाद या डी किशोरी लाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 22, पथ के साथी रचनाकार का नाम? देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा, मीरा, सुमित्रा नंदन पंत, डी सरोजनी नायडू। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। पथ के साथी रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप मिलता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य, अक्षर, मात्रा या वाच्य। इसका सही जवाब है मात्रा, ऑप्शन नंबर सी, मात्रा। 24 क्वेश्चन कहता है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले आचार्य कौन थे? नंद दुलारे वाजपेयी, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य चतुर्सेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इस चिन्ह को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या कोष्टक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्ध विराम। चिन्ह आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का सेट। जल्द ही मैं आपके बीच इसका थर्ड सेट, फोर्थ सेट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो क्वेश्चन होंगे वो आपके बीच में मैं लगातार लेकर के आता रहूँगा।